Hello everyone, welcome to ODI. We already discussed the behavior of binary eutectic crystallization of melt in the previous lecture. Now in this video lecture, we will discuss the phase rule application of eutectic crystallization, lever rule, some important practice questions and texture formation through eutectic crystallization and fractional crystallization. Now moving towards an important part, that is application of phase rule in the formula given here, that is F equal to 3 minus P plus 2. In this case P represent the number of phases. We know there are 3 phases, that is solid, liquid and gas. Simply C represent the minimum number of chemical constituent and F represent the degree of freedom. Similarly in the given formula टू रिप्रेजेंट द इंट्रिंसिक वेरिएबल दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर. अगर हमको एक कंप्लीट सिस्टम गिवन हो, सो इन दिस केस प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, सो दैट इज आइसोबारिक इन नेचर. सो अगर एक कंप्लीट सिस्टम गिवन होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1. बट अगर क्वेश्चन ओनली रिटर्न फॉर्म में होगा, कोई कंप्लीट सिस्टम हमको गिवन नहीं होगा कि आपको इंडिकेट नहीं किया गया होगा, so in this case we use this formula, that is F equal to C minus P plus 2. क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों वेरिएबल है, बट इन द सिस्टम यहाँ पे ओनली प्रेशर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर ही वेरिएबल है. सो हमने यहाँ पे F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 यूज किया है. नाउ in the given system we know that is the diopside solidus line and this is the anorthosite solidus line. यहाँ पे अगर हमको क्वेश्चन आएगा कि above the liquidus curve, we know this is the diopside liquidus curve and this is the anorthosite liquidus curve. अगर हमको क्वेश्चन में आएगा कि above the liquidus curve हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे. तो पहले हमको पता रहना चाहिए कि above the liquidus curve, that is this complete area, in this case phase is 1, that is liquid, which we consider as a melt. So in this case phase is 1, we know that is phase 1. Simply we know the minimum number of chemical constituent, that is the component. वो हमें पता है कि ये बाई कंपोनेंट सिस्टम है, सो इसलिए डाइऑक्साइड एंड अनऑक्साइड आर द टू कंपोनेंट. तो हम यहाँ से फॉर्मूला यूज करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकता है फॉर दिस फील्ड, दैट इज 2, विच इज बाई वेरिएंट इन नेचर. नाउ on the core liquidus curve there are two phases, either dioxide liquid and anorthosite liquid. हमें पता है कि दिस इज द डाइऑक्साइड लिक्विडस कर्व एंड दिस इज द अनऑक्साइड लिक्विडस कर्व. अगर ये कर्व के ऊपर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे. तो हमें पता है कि जब मेल्ट यहाँ पे कूल होके क्रिस्टलाइज स्टार्ट होता है तो उसका क्रिस्टलाइजेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एवो मतलब ऑन द कर्व होता है. सो सिंपली ये कर्व के सारे पॉइंट पे हमारा फेजेस 2 रहेगा, क्योंकि जब मेल्ट कूल होता है तो डाइऑक्साइड का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, दैट इज फर्स्ट फेज. सिमिलरली अनदर फेज दैट इज मेल्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. सो वी कंसिडर देयर आर 2 फेजेस इन द लिक्विडस कर्व. सिमिलरली हमने यहाँ पे फेज 2 कंसिडर किया है एंड हमें पता है कंपोनेंट दैट इज डाइऑक्साइड एंड अनऑक्साइड, दैट इज देयर आर 2 नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 1, विच इज यूनिवेरिएंट इन नेचर. हमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि हमें उसका लिक्विडस कर्व में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ सकता है कि उसका ऑप्शन में यूनिवेरिएंट बाईवेरिएंट भी हो सकता है, तो हमें यूनिवेरिएंट चूज करना है. सिंपली ऑन द यूटेक्टिक पॉइंट, यानी ये पॉइंट हमें पता है दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट विच इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सिंपली देयर आर 3 फेजेस. हमें पता है कि जब मेल्ट कूल होता है उसका क्रिस्टलाइजेशन कर्व के ऊपर ही स्टार्ट होता है. सो इन दिस केस डाइऑक्साइड एंड लिक्विड देयर आर 2 फेजेस, बट at the eutectic point we already discussed in the previous lecture that अनऑक्साइड का जो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है वो यूटेक्टिक पॉइंट पे ही स्टार्ट होता है. सो इन दिस केस देयर आर 3 फेजेस विच इज डाइऑक्साइड, लिक्विड एंड अनऑक्साइड. सिंपली वी नो देयर आर 3 फेजेस, दैट इज 3 कंपोनेंट हमें पता है 2 एंड हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं, दैट इज 0, विच इज इनवेरिएंट इन नेचर. हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें यहाँ पे ए गिवन होगा, ये लाइन को बी मार्क किया होगा एंड ये यूटेक्टिक पॉइंट को सी मार्क किया होगा एंड हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि इनवेरिएंट कौन है. सो इन दिस केस हमें पता है कि यूटेक्टिक पॉइंट में फेज 3 होता है. सो इन दिस केस दैट इज
इनवेरिएंट इन नेचर। सिंपली अगर हमको एक क्वेश्चन गिवन हो कि दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट एंड यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे जो फील्ड है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो हमें पता है कि ये फील्ड में डाइऑक्साइड एंड अनऑक्साइड कॉम्बाइनली सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो इन दिस केस पेज इज 2। सिंपली वी नो दिस फॉर्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ दैट इज 1। एंड अगर हमको क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया होगा कि ये फील्ड को ए मार्क किया होगा एंड यूटेक्टिक पॉइंट को ई मार्क किया होगा एंड उन दोनों का डिफरेंस क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूछा होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में। नाउ वी विल डिस्कस द लीवर्स रूल प्रिंसिपल थ्रू दिस एग्जाम्पल। द रिलेटिव proportion ऑफ two component कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द above ग्राफिकल प्रोसीजर ऑन लीवर्स रूल। यानी हम लीवर रूल को यूज़ करके रिलेटिव प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बोथ कंपोनेंट का एंड सॉलिड एंड लिक्विड का। यानी हमको अगर एक कंप्लीट सिस्टम गिवन होगा, हमें पता है कि दिस इज द डाइऑक्साइड साइड एंड दिस इज द अनऑक्साइड साइड, दिस इज द डाइऑक्साइड लिक्विडस कर्व, दिस इज द अनऑक्साइड लिक्विडस कर्व। यहाँ हमको क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि व्हाट इज द सॉलिड एंड लिक्विड परसेंटेजेस एट टेम्परेचर 1450 डिग्री सेल्सियस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक तो मेल्ट दैट इज ए का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा दिस पॉइंट पे, where अनऑक्साइड क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट एंड कंटिन्यू टिल द यूटेक्टिक पॉइंट एंड डाइऑक्साइड का क्रिस्टलाइजेशन यूटेक्टिक पॉइंट पे स्टार्ट होगा। नाउ हमें पता है कि उसका जो इनिशियल कंपोजिशन है दैट इज दिस लाइन ए लाइन। सिंपली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 80% ऑफ अनऑक्साइड एंड 20% ऑफ डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ये हमको हमारे मेल्ट में। सो सिंपली द मेल्ट स्टार्ट क्रिस्टलाइजेशन एट दिस पॉइंट। नाउ अगर हमको क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द सॉलिड लिक्विड परसेंटेजेस एट 1450 डिग्री सेल्सियस, यानी 1450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमें एक हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है एंड हॉराइजॉन्टल लाइन एंड इनिशियल कंपोजिशन जो पॉइंट पे मतलब कि कोइंसाइड करेगा दैट इज द फुलक्रम। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा सॉलिड कितना प्रेजेंट है एंड लिक्विड कितना प्रेजेंट है एट 1450 डिग्री सेल्सियस। नाउ हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अनऑक्साइड क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड कंटिन्यू टिल द यूटेक्टिक पॉइंट। यानी हमको पूछा गया है कि एम पॉइंट यानी 1450 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड का प्रोपोर्शन क्या है। सो सिंपली हमने यहाँ पे एक हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ इनिशियल कंपोजिशन दिस इज द फुलक्रम। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है ये पूरा एरिया को हम कंसिडर करेंगे। नाउ अगर हम ये एम पॉइंट को नीचे एक्सटेंड करेंगे दैट इज 72 पॉइंट। सिंपली दिस इज द एन पॉइंट विच इज 100 पॉइंट। सो हमें पता है कि एम ओ फ्रॉम डिस्टेंस एम टू ओ दैट इज सॉलिड लेंथ एंड एन टू ओ दैट इज लिक्विड लेंथ। यानी हमारा क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड यहाँ तक पूरा यूटेक्टिक तक कंटिन्यू होता है। सो दिस इज द सॉलिड लेंथ। सिंपली यहाँ पे लिक्विड में प्रेजेंट होता है, सो दिस इज द लिक्विड लेंथ। नाउ हमें पता है कि एम ओ दैट इज सॉलिड लेंथ इज 8। हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 माइनस 72 दैट इज नहीं 100 माइनस 72 माइनस 80 दैट इज 8 इज द सॉलिड लेंथ। सिंपली यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एन ओ दैट इज लिक्विड लेंथ दैट इज 20 एंड एम एन रिप्रेजेंट द टोटल लेंथ। अगर हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल सॉलिड परसेंटेज दैट इज सॉलिड लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू 100, यानी सॉलिड लेंथ 8 है एंड टोटल लेंथ 28 है। अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे देन हम सॉलिड परसेंटेज निकाल सकते हैं। सिंपली अगर हमको लिक्विड परसेंटेजेस पूछा हो दैट इज 20 which is the liquid length divided by total length into 100 that is liquid percentage। सिंपली हम ये जो यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कैसे टेक्सचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज ग्राफिक एंड ग्रानोफायरिक टेक्सचर इज फाउंड इन यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन दैट इज विच इज अंडरगोज इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्लेज। क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्लेज का जो इंटरग्रोथ टेक्सचर होता है वो यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू फॉर्म होता है। एंड अगर हमको क्वेश्चन पूछा गया होगा, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है कि यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन में हम कौन से टेक्सचर
मतलब हमको मिलता है, दैट इज़ कि इंटरग्रोथ टेक्सचर हम यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू मिल सकता है। अभी हम जान 2018 में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दैट इज द क्वेश्चन इज ए मेल्ट कंटेनिंग 900 मोल्स ऑफ अनऑक्साइड 100 मोल्स ऑफ डाइऑक्साइड अंडरगोस crystallization. The number of moles of anorthosite that crystallizes at the melt composition moving from P to Q is that. यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल जो मेल्ट कंपोजिशन है दैट इज 900 मोल्स ऑफ अनऑक्साइड एंड 100 मोल्स ऑफ डाइऑक्साइड। सिंपली हमें पूछा गया है कि P to Q जब ये मूव करेगा तो क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा। तो इन दिस केस at P point melt, that is anorthosite 900 moles and dioxide 100 moles. The number of moles of anorthosite crystallizes at Q point हमें पता लगाना है। That is this is the Q point. Q point में हमारा solid हम निकाल सकते हैं कि this is the solid length and this is the liquid length. That is solid length divided by total length, that is x plus y into 100। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि total solid is 80% present here एंड रेस्ट 20% इज लिक्विड। सो हम हमारा जो 80% सॉलिड है, 80% सॉलिड में से टोटल मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है, दैट इज टोटल मोल्स यहाँ पे आपको गिवन है कि 900 प्लस 100 दैट इज 1000 मोल। 1000 मोल को हम कंसिडर करेंगे 80% सॉलिड के साथ। सो 1000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 यानी 800 मोल्स ऑफ anorthosite is crystallized from P point to Q point. This is the important question. ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। Now moving towards fractional crystallization, we already discussed the eutectic crystallization and now another topic is fractional crystallization. Now removing the solid of constant proportion does not affect the composition of either ऑफ द फाइनल सॉलिड और द लास्ट सॉलिड। अगर हम यहाँ से क्रिस्टलाइजेशन होने के साथ साथ अगर हम उसको रिमूव करेंगे सॉलिड, दैट डज नॉट अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ फाइनल सॉलिड एंड लास्ट लिक्विड। यानी ये जो यूटेक्टिक का जो कंपोजिशन है वो अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो अगर हम क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यू होने के साथ साथ जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है वो सॉलिड को हम रिमूव करते जाएंगे, उसका जो लास्ट पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट वो मतलब चेंज नहीं रहेगा, अनचेंज रहेगा। द लिक्विड मस्ट रीचेस द यूटेक्टिक कंपोजिशन वेदर द सॉलिड रिमूव्ड और नॉट। यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ से हम सॉलिड रिमूव करें या रिमूव ना करें, यानी यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन के केस में हम सॉलिड रिमूव नहीं कर रहे हैं, बट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के केस में हम ये सॉलिड को रिमूव कर रहे हैं। सो बोथ केस में हमारा जो एंडिंग पॉइंट वो यूटेक्टिक पॉइंट ही रहेगा, बट द ओनली कंपोजिशन ऑफ फाइनल रॉक इज चेंज। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि अगर यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन पे अगर हमने एक मेल्ट कंसिडर किया एंड उसका जो एंडिंग कंपोजिशन रहता है वो फाइनल रॉक का कंपोजिशन इनिशियल मेल्ट का कंपोजिशन के इक्वल आता है। बट इन द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो हम यहाँ पे सॉलिड कंटिन्यूली फॉर्म हो रहा है, हम निकालते जा रहे हैं, यानी इन दिस केस ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे जो फाइनल रॉक फॉर्म होगा वो रॉक का कंपोजिशन इनिशियल मेल्ट का कंपोजिशन के साथ इक्वल नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल कंपोजिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बट द equilibrium crystallization of final rock composition is equal to composition of initial melt। जो हमने कंसिडर किया कि यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन के केस में जब कूल डाउन होकर जो एंडिंग प्रोडक्ट जो एंडिंग सॉलिड निकलता है दैट इज इक्वल टू द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द मेल्ट। सिंपली इन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इफ इट अफेक्ट, यानी कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के केस में हम उसका जो इंस्टेंट में जो सॉलिड फॉर्म है वो हम रिमूव करते जा रहे हैं। सो द फाइनल रॉक कंपोजिशन इन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, यानी यहाँ पे अगर हम एक मेल्ट कंसिडर करें, मेल्ट कूल डाउन हो रहा है एंड उसके साथ साथ उसका सॉलिड हम रिमूव कर रहे हैं एंड उसका जो फाइनल सॉलिड निकलेगा एंड प्रोडक्ट वो इनिशियल कंपोजिशन के साथ इक्वल नहीं होगा, वो इक्वल होगा किसके साथ, यूटेक्टिक पॉइंट का कंपोजिशन के साथ। यहाँ पे हमको गिवन है कि इज इक्वल टू यूटेक्टिक बिकॉज the last liquid is always the eutectic liquid and either the crystal are lost।
आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो आप अगर सॉलिड को रिमूव करेंगे कंटिन्यूसली, जो लास्ट लिक्विड रहेगा वो यूटेक्टिक पॉइंट पे क्रिस्टलाइज होगा. सो यूटेक्टिक कंपोजिशन इज द फाइनल कंपोजिशन फॉर द फाइनल एंडिंग रॉक which is the product of initial melt. Now the conclusion is for eutectic crystallization the final rock is equal to the composition of initial melt, but in the case of fractional crystallization the final rock composition is equal to eutectic composition. If this lecture is informative to you, please do like, share and subscribe. Thank you so much.